गुड आफ्टरनून प्यारे छात्रों। आज मैं आपको कमल का फूल बनाना सिखाऊंगा। बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे और एक एक स्टेप को वो ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में एक सीधी रेखा आप बहुत हल्की खींचनी है, क्योंकि बाद में साफ करनी पड़ेगी है। सीधी रेखा खींचने के बाद आप उसको दो बराबर भागों में बांट दीजिए, इस तरह से। अब ऊपर से आप शुरू करेंगे पंखुड़ी बनानी, इस तरह से। और उसके बाद आप नीचे की तरफ पंखुड़ी बनाएंगे। ये लाइन हमने इसलिए खींची ताकि इस लाइन से दाएं साइड में जो भी काम हम करेंगे, साथ के साथ बाएं साइड में भी हम वही काम करते रहेंगे, तो हमारा इस लाइन से दोनों तरफ बराबर आकार बन जाएगा फूल का। मैंने आपको पिछली वीडियो में अक्षर वृद्धि के बारे में बताया था। कला जो होती है वो द्विआयामी होती है, लेकिन तीसरे आयाम का हम भ्रम पैदा करते हैं उसमें, आकारों को छोटा बड़ा करके, पास की वस्तु बड़ी और दूर की छोटी वस्तु दिखा करके। इसी तरह से हमारी आंखों के सामने वाला भाग सबसे बड़ा होता है। एक लाइन में ऊपर भी खींच दे रहा हूं। अब हमें जो भी पंखुड़ियां बनानी है वो इस लाइन से टच नहीं करनी। क्यों नहीं टच करनी? क्योंकि हमारे सबसे पास वाली जो पंखुड़ी होगी वो ये बीच वाली पंखुड़ी है। अब चूंकि पास की वस्तु बड़ी होती है और दूर की वस्तु क्रमशः छोटी होती जाती है, जिस तरह से आपने रेलवे लाइन देखी है सभी ने। आप लोग रेलवे लाइन पर खड़े हो जाइए और दूर रेलवे लाइन को देखने की कोशिश कीजिए। क्या दिखाई देगा आप लोगों को? आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइन आपस में मिल जाएगी आखिर में जा कर के। इसी तरह से आप लोग ऊपर आसमान की तरफ देखिए और दूर देखने पर आपको ऐसे लगता है जैसे आसमान और धरती एक जगह मिल जाते हैं आखिर में जा कर के। तो इसी तरह से हमें अपने चित्रकला में भी एक भ्रम पैदा करना होता है, त्रिआयामी प्रभाव दिखाने के लिए, जिसके लिए हमें सबसे पास की वस्तु सबसे बड़ी बनानी होती है और दूर की वस्तु उससे छोटी बनानी होती है। इसलिए पास पास वाली जो पंखुड़ी होगी वो हम बड़ी रखेंगे, मोटी रखेंगे, और दूर वाली पंखुड़ियों को हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे ऊपर से नीचे आती हुई, यानी कि इस लाइन से टच करते हुए हमें दूसरी पंखुड़ियाँ बनानी है। एक पंखुड़ी इस साइड में बनेगी। अब ध्यान रखना है, पंखुड़ी बनाते टाइम ऊपर से पंखुड़ी की मोटाई ज़्यादा रखते हैं और नीचे से यहाँ मिला देते हैं। ऊपर से यहाँ से पंखुड़ी की जो मोटाई होगी वो ज़्यादा रखनी है और नीचे यहाँ पे मिला देनी है। अब इतना ही काम दूसरी साइड में करेंगे हम, इस तरह से। अब ये काम हमने इधर किया। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड में, ये लाइन खींचने का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो भी चीज़ आप एक साइड में बनाएंगे दूसरी साइड में भी आप वही चीज़ बनाएंगे। और पंखुड़ी हमेशा ऊपर वाली पंखुड़ी सबसे ऊपर रहेगी, इस लाइन के पास में रहेगी, बीच वाली जो सबसे पास में दिखा रहे हैं हम जिसको आँख के, और बाकी जितनी भी पंखुड़ियाँ होगी वो क्रमशः नीचे होती जाएगी, घटती जाएगी, इस तरह से। ये तीन तीन पंखुड़ियाँ मैंने दोनों साइड में बना दी। अब नीचे एक एक पंखुड़ी दोनों साइड में यहाँ पे बना रहा हूँ। ये देखिए, पंखुड़ियों की मोटाई लंबाई एक एक दूसरे से के अनुपात में होनी चाहिए। अब देख लो, इसमें देखना क्या है, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं होता। जहाँ भी आपको खाली जगह दिखाई देती है वहीं पर पंखुड़ी बना दो, इस तरह से। बहुत आसान है। जहाँ भी खाली जगह दिखाई दे वहाँ पंखुड़ी बनाते चलो, और नीचे फिर ये इसका तना बना करके ये इस तरह से पानी की हल्की हल्की लहरें दिखा देते हैं। इस तरह से आप लोगों का जो कमल का फूल है वो बन के तैयार हो जाता है।
अब इसमें ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि जब भी आप कोई भी फूल पत्ती बनाते टाइम यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके जो चित्र बनेगा वो कठोर होगा। जो चित्र बनेगा वो कठोर होगा, उसमें रिदम नहीं होगा, उसमें लय नहीं होगी। जबकि लयात्मक जो चित्र होते हैं वो ज़्यादा आकर्षित करते हैं। और ये यंत्रों से खींची हुई आकृतियाँ, यंत्रों से बनी हुई आकृतियाँ कठोरता का अनुभव देती है, वे स्थिर दिखाई देती है, उनमें गति नहीं होती। इसलिए आप जब भी आलेखन बनाएंगे तो आलेखन में आपको यंत्र का इस्तेमाल नहीं करना, आपको किसी भी स्केल का इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना है। और न इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों तरफ पंखुड़ियों की लंबाई, उनके आकार एक जैसे है या नहीं है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी फूल अगर बीच में से दो भाग कर दिए जाए उसके तो दोनों तरफ एक जैसा रहेगा, ऐसा नहीं होता। किसी तरफ की पंखुड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, बस वो चीज़ सुंदर लगनी चाहिए, मेन उद्देश्य हमारा ये है। और आलेखन में इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा कि जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो देखने में सुंदर लगे। आप अपनी तरफ से उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, या कुछ भी जो नेचुरल तरीके से, जो चीज़ें नेचुरल तरीके से होती है किसी भी फूल में, पत्ती में, उसमें आप अपनी तरह से ज्योमेट्रिकल तरीके से बना सकते हैं, ज्यामितीय तरीके से बदलाव कर सकते हैं। तो अब मैं बिना स्केल की सहायता के आपको दूसरा फूल बना के दिखा रहा हूँ। इसमें करना क्या है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, बिना किसी घबराहट के आप लोग शुरुआत में बहुत हल्की पेंसिल चलाएंगे। पेंसिल को ज़्यादा दबा के नहीं चलाना। तो इस तरह से आप बनाते जाएंगे बिना किसी घबराहट के। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी गोल बने। इसमें अब दूसरी पंखुड़ी हम नीचे बना लेंगे। देखो छोटी बड़ी भी हो गई, एक तरफ से गोल है एक तरफ से गोल नहीं है, तो इस चीज़ पे कोई ज़्यादा ध्यान देने वाली ज़रूरत नहीं होती। अब ऊपर से उसको मोटा करेंगे इस तरह से, और नीचे से यहाँ पे मिलाते रहेंगे। क्रमशः ये नीचे ही जाएगी, इसका ध्यान रखना है कि बीच वाली पंखुड़ी क्योंकि ये पास में होती है तो इसलिए सीधी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, और बाकी पंखुड़ियाँ नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देगी। जिस तरह से आसमान नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे जगह दिखाई दी तो एक पंखुड़ी मैंने यहाँ पे बना दी। इस साइड में यहाँ पे जगह दिखाई दी, दूसरी पंखुड़ी यहाँ पे बना दी। इस साइड में यहाँ पे जगह दिखाई दे रही है तो एक पंखुड़ी यहाँ पे बना रहा हूँ, एक पंखुड़ी मैंने यहाँ पे बना दी। तो इस तरह से मैंने जहाँ जहाँ भी मुझे जगह दिखाई दी वहीं पर मैंने पंखुड़ी बना दी। लेकिन फूल जो होता है वो गोल होता है, बीच में से गहराई होती है उसमें, तो उस गहराई को दिखाने के लिए हम दूसरी साइड की भी कुछ पंखुड़ियाँ इस तरह से बना देते हैं। इस तरह से ये दूसरी साइड की कुछ पंखुड़ियाँ हम बना देंगे, और नीचे इस तरह से ये चीज़ बना के आप लोगों का स्केच तैयार हो गया। अब शेड करनी है हमें इस स्केच में। शेड कैसे करेंगे, ये मेन चीज़ है। किसी भी चीज़ में गहराई या उभार दिखाने के लिए छाया और प्रकाश का सहारा लिया जाता है। छाया और प्रकाश को लाइट और डार्क शेड भी कहते हैं। अब जैसे फूल में जहाँ जहाँ मुझे घुमाव दिखाई दे रहा है, यहाँ बीच में इसका उभार है, या इसका उभार यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो उभार वाले भाग को हमें लाइट रखना है, और जहाँ जहाँ हमें गहराई दिखानी है उस भाग को हमें डार्क करना है। तो बहुत आसान है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक रफ कागज़ अपने हाथ के नीचे रख लेते हैं। इस तरह से रफ कागज़ हाथ के नीचे रखने से हमारा जो चित्र है वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि ये हिस्सा जो होता है हाथ का ये काला हो जाता है जब हम शेड करते हैं। और जब हम इस हाथ को इस तरह से दूसरे भाग पर रखते हैं चित्र के, तो वो पूरा चित्र हमारा ख़राब हो जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक कोई साफ कागज़ अपने हाथ के नीचे रख लेना है, और
जिस साइड में हमारा हाथ नहीं जाएगा, जिस साइड में हमारा हाथ नहीं जाएगा बार बार, उस साइड से शुरुआत करते हैं। और जिस साइड में हमारा हाथ बार बार जाता है उस साइड से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, उधर बाद में काम करते हैं। तो क्योंकि मेरा हाथ राइट हैंड से मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं लेफ्ट साइड से चित्र में शेड करना शुरू करूँगा। तो शेड करने का एक तरीका तो ये है कि आप लोग इस तरह से, क्योंकि शुरुआत है आप लोगों की, इस तरह से आप लोग शेड कर लेंगे। पेंसिल को बिल्कुल सीधा करके नहीं रखना खड़ा, थोड़ा लिटा करके इसको यूज करना है। और कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को ज़्यादा ड्राइंग ना घुमानी पड़े अपनी इधर उधर। आप चारों तरफ ड्राइंग को घुमाते हो तो ऐसा ना करने पड़े, अपने हाथों को मूवमेंट देते रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे शेड करेंगे तो पेंसिल को थोड़ा लिटा करके ऐसे, जहाँ जहाँ गहराई दिखानी है वहाँ पे हम ऐसे शेड करते हुए चलते हैं। ऊपर से भी इस तरह से शेड करते हुए चलेंगे। शेड करने के लिए आप 6B की पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ लाइट शेड रखनी है वहाँ पे 2B या 4B की पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे डार्क शेड रखनी है वहाँ पे हम 6B की पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। फूल की पंखुड़ियों में इस तरह की बारीक बारीक लाइनें सी दिखाई देती रहती है, इसीलिए हम इसी तरह से इसमें शेड करेंगे। फ्लैट शेड अगर इसमें आप कर देंगे तो फिर इसकी जो कोमलता है, पंखुड़ी के बीच की जो लाइनें हैं, वो गायब हो जाएगी। इस तरह से बहुत सावधानी पूर्वक जहाँ जहाँ उभार या गोलाई दिखानी है, मैंने वहाँ वाला भाग, ये बीच वाला जो भाग है उसको लाइट छोड़ दिया है। इस तरह से आप लोग बना के देखेंगे। जितना काम मैं कर रहा हूँ तो आप वीडियो को बीच में रोक करके उतना ही काम साथ के साथ करते रहेंगे, फिर आपको बनाने में बहुत आसानी रहेगी। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जिस तरह से घुमाव हमारी पंखुड़ी का है, शेड का घुमाव भी आप उसी तरह से करेंगे। पेंसिल को उसी घुमाव में आपको चलाना है। ऐसा नहीं करना कि पंखुड़ी का घुमाव हमारी गोल है और पेंसिल की शेड का घुमाव हमने सीधा रख दिया। ये देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से झिझक को निकाल देना है। और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है बच्चों जो हम लोग नहीं कर सकते। दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य, इन दोनों चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वास लाइए, सब काम कर लेंगे आप लोग। बहुत आसान है। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, बच्चे अपने ड्राइंग को घुमाते रहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम लोग ड्राइंग फाइल में ही चित्र बनाएंगे।
किसी ऐसे अंतराल के ऊपर भी बनाना पड़ सकता है जिसको घुमाना संभव नहीं है, जैसे कि दीवार के ऊपर भी बनाना पड़ सकता है। तो इसलिए प्रैक्टिस हमें करनी है अपने हाथों को मूव कराने की। अब एक एक शेड मैंने इसमें कर दी है। अब दोबारा से मैं जिस चीज़ को ज़्यादा गहरा करना चाहता हूँ, दोबारा से एक बार फिर से मैं वहाँ पे शेड करूँगा। एक रफ कागज जरूर रखना है हाथ के नीचे। जहाँ ज़्यादा गहराई दिखानी है वहाँ पे ज़्यादा डार्क करेंगे। और प्यारे बच्चों, जो भी काम आपको दिया जाता है पर डे आप उसमें उसे देखते रहें और अच्छे से करने की कोशिश करें। जहाँ से जो चीज़ समझ में ना आए वो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। कल आप लोग इस चित्र की प्रैक्टिस करेंगे और मेरे पास सेंड करेंगे। जो जो चीज़ें मुझे जहाँ से डार्क करने की मुझे लगा कि हाँ यहाँ से डार्क करनी चाहिए, उसको मैंने वहाँ से अपनी इच्छा अनुसार डार्क कर दिया है। पेंसिल को इस तरह से घुमाते रहते हैं। देख रहे हैं आप मेरे हाथ को किस तरह से मैं घुमा रहा हूँ पेंसिल को। ऐसे घुमाने से क्या होता है, पेंसिल का एक तरफ वाला हिस्सा घिस जाता है, जिसकी तरह अगर हम उसको नहीं घुमाएंगे तो वो अच्छे से कार्य नहीं करेगी। ये छोटी छोटी बातें होती है जो अक्सर कोई बताना नहीं चाहता वैसे तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर बारीक से बारीक बातें जानें, ताकि आपको कोई भी समस्या आपके सामने ना आए। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से डार्क कर दिया है। ये पानी की लहरें बना रहा हूँ। ज़्यादा बड़े स्पेस में आपको अगर शेड करनी है तो पेंसिल को इस तरह से तिरछा तिरछा करके ऐसे शेड करनी है। अलग अलग तरीके से शेड होती है, मैं आपको सभी तरीके बताऊंगा। तो शर्त यही है कि जो भी काम आपको दिया जाए आप उसको पूरा करते रहें। काम अच्छा होना है। कल भी मैंने यही बात बताई थी आप लोगों को, गिनती नहीं करनी, सीखना है।
ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी काम आज मैंने दिया है वो आज ही पूरा कर लेंगे आप, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप 2 दिन भी ले सकते हैं उसके लिए, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। खाना पूर्ति बिल्कुल नहीं करनी। तो पूरा हो गया है चित्र। तो इस तरह से आप लोग अगर फूल पत्ती के बीच में शेड करनी है तो फूल की पंखुड़ियों के बीच में बारीक बारीक लाइनें होती है, इसलिए हम वहाँ पे फ्लैट शेड नहीं करते। इस तरह से हम फूल पत्तियों के बीच में बारीक बारीक लाइन दिखाएंगे। अब मैं थोड़ा शेड करने के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। शेड जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। शेड को तान भी कहते हैं, जो 3 प्रकार की होती है, गहरी तान, मध्यम तान और हल्की तान। जब भी हम पेंसिल को किसी स्थान पर रखते हैं तो ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे रख दिया हमने और इसी तरह से डार्क कर दिया इसको, यहाँ से जितना डार्क है वो यहाँ भी इतना ही डार्क रहेगा, ये गलत हो जाएगा। जहाँ पे पेंसिल को रखते हैं फिर आगे आगे उसको जब हम इस तरह से खींचते हैं तो आगे जा कर के ये भाग हल्का होता जाता है और आखिर में बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है। जहाँ पे हमने पेंसिल को रखा वहाँ से ज़्यादा डार्क रहेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो चीज़ लाइट होती जाएगी। तो इसी तरह से हमें जब भी कभी कोई किसी भी तरह की शेड करनी हो या किसी भी तरह के कलर करने हो और त्रिआयामी प्रभाव उसमें दिखाना हो तो शेड को इसी तरह से दिखाना है, ज़्यादा डार्क, मध्यम और हल्की। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन होगा ये ज़्यादा डार्क, अब बीच वाला मध्यम, यानी कि लाइट और डार्क के बीच का मध्यम बीच वाला भाग, उसमें दोनों के गुण होंगे, लाइट का भी और डार्क का भी। और तीसरा भाग सबसे लाइट सबसे हल्का, ये सबसे ज़्यादा डार्क, ये मध्यम और ये लाइट। इस तरह से हमें शेड करनी है। किसी भी चीज़ में आप शेड करें, फूल पत्ती हो, पशु पक्षी हो, साग सब्जी हो, ए टू जेड जो भी चीज़ आप बनाएंगे जिसमें भी आप शेड करेंगे तो शेड को हमेशा तीनों टोन्स में दिखाना है, डार्क, मध्यम और लाइट। तभी हम गोलाई का प्रभाव या ठोसपन का प्रभाव दिखा पाएंगे। ये देखिए ऐसे आखिर में जाके धीरे धीरे हमें पता नहीं चलेगा कि कैसे धरातल के साथ मिक्स हो गई है ये देखो यहाँ पे ज़्यादा डार्क हुई, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और ऊपर करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये ज़्यादा डार्क है, फिर धीरे धीरे आगे लाइट होती जा रही है और आखिर में किस तरह से चित्रतल के साथ ये मिक्स हो जाती है। यही चीज़ हमें हमेशा दर्शानी है। एक तरीका तो शेड करने का ये होता है, पेंसिल को आप इस तरह से लिटा लीजिए अपनी इच्छा अनुसार, इस तरह से लिटा सकते हैं, या फिर ये तरीका देख लीजिए किस तरह से मैंने पेंसिल को पकड़ा है। इसको जितना ज़्यादा भाग हमें इसका चित्रतल के ऊपर रखना है तो उसी हिसाब से हम इसको लिटा लेंगे। तो अगर सबसे ज़्यादा भाग हमें इसका नीचे रखना है तो हम पेंसिल को इस तरह से पकड़ेंगे। अगर थोड़ा ऊपर उठाना है तो मैंने एक उंगली इसके नीचे लगा ली है, इस उंगली के बीच में लेकर के पेंसिल को मैं अब चला रहा हूँ। तो थोड़ा कम हिस्सा इसका धरातल के ऊपर है। अब और भी ज़्यादा सीधा करना है तो फिर मैं इस उंगली के बीच में करने की करूँगा इसको, और इससे भी ज़्यादा और सीधा करना है तो इस उंगली के बीच में। तो इस तरह से हम अलग अलग उंगली के बीच में रख के भी इसको बना सकते हैं। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इस तरह से क्योंकि आप लोगों को हो सकता है कि कठिनाई आए ऐसा पकड़ने में, तो ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से पकड़ी जाए। लेकिन शेड करते टाइम पेंसिल का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा
धरातल पर होना चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से और जल्दी से शेड कर पाएंगे। सीधी खड़ी पेंसिल से कभी भी शेड नहीं करते। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी और आप लोग अच्छे से अपना होमवर्क कर लेंगे। जो भी समस्या आप लोगों को बीच में आई होगी, देखने में कुछ चीज़ ऐसी है जो समझ में ना आई हो, तो आप निसंकोच उसे मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने चित्र बना के भेजिए। जहाँ चीज़ जो भी उसमें मिस्टेक होगी, जहाँ भी कुछ संशोधन कराना होगा, मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।